वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। पार्ट वन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें 14 क्वेश्चन जो है 14 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में जो है पूरे लेक्चर लिए हैं। उन्हीं पे आधारित ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे, कृपया करके वो लेक्चर ज़रूर देखें। आईटीआई और डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि वो उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को इनको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है, एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन ए है पावर, बी है एनर्जी, सी है ईएमएफ, डी है चार्ज। तो लिखा गया है एम्पियर सेकेंड, है ना। एम्पियर सेकेंड जो है किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड का मतलब, एम्पियर का मतलब होता है करंट आई, है ना, और सेकेंड का मतलब होता है टी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, आई टी होता है चार्ज का फॉर्मूला, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। सो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी। ओके, तो आई का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकंड, तो हो जाएगा एम्पियर सेकंड। तो चार्ज कौन सा ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव सेम। कह रहा है कि जब जो है आपके पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, उन पे जो है उनके बीच, यानी कि यहाँ पे मैं ए बॉडी ले रहा हूँ, एक बॉडी बी ले रहा हूँ, इनके बीच जो है करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब हो सेम कैपेसिटी, पोटेंशियल, चार्ज या नाना होगा। तो कब नहीं होता है, जब दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। मान लीजिए इसमें +5 वोल्ट है, इस बॉडी का वोल्टेज भी +5 वोल्ट है। अगर दोनों में जो है समान वोल्टेज होगा तो करंट क्या नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी, है ना। सो इक्वी पोटेंशियल है ना, इसमें भी वही पोटेंशियल है, इसमें वही पोटेंशियल है। तो जब समान जो है वोल्टेज होता है तो करंट फ्लो नहीं करती है। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि विभव में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। और करंट फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, पोटेंशियल। ओके, ये चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। Which of the following is the best material for making connecting wires? इनमें से जो है कौन सा मटेरियल है जिससे हम कनेक्टिंग वायर्स को बनाते हैं। फर्स्ट वन है मैग्नीनियम, सेकंड है कॉन्स्टेंटन, सी है कॉपर और डी है नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। जो हमारे कनेक्टिंग वायर्स आपने देखे होंगे कौन से होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। मैग्नीनियम जो है बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, नाइक्रोम बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, कॉन्स्टेंटन भी का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। द करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, द पावर ऑफ इंक्रीज। क्या कह रहा है, एक सर्किट में, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके सिर्फ नॉर्मली एक ही जो है उसमें उनका आंसर होगा। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में कॉन्सेप्ट जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको, इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूले आप देख लेना, इसलिए मैंने अच्छे से वो फॉर्मूले आप लोगों को लिखाए हुए हैं। सो करंट इन ए सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, यानी कि क्या हो रहा है, एक सर्किट में कह रहा है आपकी जो करंट है वो 3 गुना बढ़ रही है, बट कंडीशन क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने बताना है कि पावर कितना बढ़ेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पावर के 3 फॉर्मूले लिखाए थे, है ना। पावर के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए हुए हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पावर का फॉर्मूला लिखाया है P इज इक्वल टू V²/R, एक फॉर्मूला ये लिखाया है, एक फॉर्मूला I²R लिखा है, एक फॉर्मूला VI लिखा है ना। बट यहाँ पर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर आपको जो पावर का फॉर्मूला पूछा हुआ है वो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है और करंट की बात हो रही है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा, करंट की बात हो रही है और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये I²R वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारी करंट क्या हो रही है,
कितनी हो रही है, 3 टाइम्स, है ना, ट्रिपल हो रही है। तो फर्स्ट केस देखो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आ रही है, पहला केस है। कंडीशन क्या हो रहा है, I इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि करंट 3 गुनी हो रही है। तो यहाँ पर I की जगह पे क्या आ जाएगा, कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 3i का स्क्वायर, 3 गुना, है ना। ये सपोज ये पावर P1 है और ये पावर आपकी P2 है। तो हमें निकालना है कि जब करंट आप 3 गुना हो जाती है लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो R है, रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो पावर में क्या डिफरेंस, क्या पावर कितनी गुना बढ़ेगी। सो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 है आई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 2 है 3 आई स्क्वायर आर। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब आप इन दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई इक्वेशन नंबर थर्ड। सो ये आ जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू P1 के यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर आर, और ये कितना है 9 आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कैंसिल। सो यहाँ से P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 9P1, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9P1। तो पावर कितना गुना बढ़ेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 9 टाइम्स। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से देख सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm, it is stressed by 1/10 of its original length, then its resistance will be। ऐसे जो है एक क्वेश्चन में, जो मैंने इससे पहला वाला पार्ट 1 कराया है उसमें भी मैं एक इस प्रकार का क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो या फिर आपके नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक कॉपर वायर है, कह रहा है कि उसका रेजिस्टेंस 10 ohm है। जब उसको स्ट्रेच किया जाता है, मतलब उसको जब खींचा जाता है, और कितना खींच रहे हैं, उसकी जो लंबाई है उसका 1/10 उतना हम उसको खींच रहे हैं ना, उसके लेंथ को हम 1/10 और ज़्यादा खींच रहे हैं। तो आपने रेजिस्टेंस बताना कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये भी सेम आपका न्यूमेरिकल है, उसको करने का मैंने आपको बताया है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई A, यही होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, जो आपकी न्यू लेंथ आ गई। सपोज ये रेजिस्टेंस आपका पहला केस है R1 है, रो जो होता है आपको ये पता है कि ये भी मटेरियल तो एक ही है, एक ही मटेरियल से बनता है। जो आपका ये रो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये जो होता है एक मटेरियल के लिए सेम ही होता है, ये नहीं चेंज होता है, ठीक है। एक ही मटेरियल है क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो लेंथ है L1, एरिया है A1, ठीक है। सेकंड, अब हो क्या रहा है, हमारा जो नई लेंथ है हमारे पास क्या कर रहा है, नई लेंथ क्या हो जा रही है हमारे पास, L1 प्लस स्ट्रेच कर दिया आपने, कितना स्ट्रेच किया भाई इसको, 1/10 ऑफ L1, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास स्ट्रेच करने का मतलब होता है हमने वायर को खींचा है, ठीक है ना। और कितना खींचा है, इतना ज़्यादा खींचा है, 1/10, जितनी उसकी लेंथ है उसका 1/10 ज़्यादा खींचा है। तो ये अब नई लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 10L1 प्लस L1 प्लस L1/10। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 11L1/10, ये हमारी नई लेंथ आ गई। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम लेंथ को कितना भी बढ़ाएं कुछ भी करें, लेकिन दोनों केस में, चाहे फर्स्ट केस की बात करो मैं, चाहे सेकंड केस की बात करूं, लेंथ को आप कम करो ज़्यादा करो, एरिया को बढ़ाओ, लेकिन जो वॉल्यूम होता है दोनों केस में बराबर रहता है। वायर को खींचो भी आप, और ना खींचने से पहले और खींचने के बाद भी, है ना। खींचने से पहले और खींचने के बाद जो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। तो आयतन का नहीं बदलता का मतलब होता है कि पहला आपका एरिया कितना था, A1 था, तो पहले केस में आयतन कितना हो जाएगा। आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपको दे रखा है ना एरिया, तो हाइट मान के चलो आप कितना है, हाइट मान के चलो आप L1 हो गया, A1 दे रखा है L1, है ना। ये आपका बन गया वॉल्यूम। एरिया में 2 साइड आती है, एक साइड आपकी ये हो गई, ये बन गया वॉल्यूम, आयतन। ऐसी जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस में वॉल्यूम कितना, एरिया कितना आ रहा है, A2 है, ठीक है ना, और लेंथ कितनी है, L2 है, ठीक। ये आप करेगा A1, ये आप करेगा L1, ये होगा A2। और देखो नई लेंथ L2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11L1/10, ओके। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया, सेकंड एरिया, एरिया में कितना बदलाव आएगा, यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा A2,
है ना, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी 10A1/11, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10A1/11, ये सेकंड एरिया आपका आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, R1/R2 करूँगा मैं, R1 तो ये है और R2 क्या होगा, सेम जैसा R1 है, R1 कितना है रो L1/A1, तो R2 कितना आएगा, रो तो कांस्टेंट होता है ना दोनों के लिए, क्योंकि मटेरियल तो एक ही है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, L2/A2, ये हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो आप, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L1/A1, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, ये रो L2/A2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो रो L1/A1 इंटू, अब ये नीचे का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, A2 आपका यहाँ चला जाएगा और रो L2 यहाँ आ जाएगा, है ना। सो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास क्या बच गया, L1/ ये L2 ऐसा लिख सकता हूँ, और A2/A1 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, R1/R2, ठीक। अब जो है आपको L1 और L2, L1 और L2, L1 की वैल्यू तो L1 तो हम L1 ही, लेकिन L2 कितना आया था आपका, देखो L2 आया था आपका 11 L1/10, तो यहाँ पे पुट कर दो 11 L1/10। एरिया A2 कितना आया था आपका 10A1/11, यहाँ पर रख दो 10A1/11, और डिवाइड में ये A1 ऑलरेडी है आपके पास, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा L1/, ये 10 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है ना, 11 L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, 10A1/11 इंटू 1/A1, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा फाइनली, R1/R2 इज इक्वल टू, आपके पास बच गया R1 इज इक्वल टू बच जाएगा आपके पास 10/11 इंटू 10/11, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100/121, इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। R1 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आपको R1 की वैल्यू गिवन है, कितने ओम है, 10 ओम, देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो 10 ओम, तो R1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 4, 5 लिख देता हूँ मैं इसको, R1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 10, तो ये हो जाएगा 10/R2, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, कोई भी शॉर्टकट मैं यहाँ पे नहीं मार रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर अक्रॉस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर हुज रेजिस्टेंस व्हेन हॉट इज 40 ओम, है ना। ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, क्या दे रखा है आपको, कह रहा है कि व्हाट वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर अक्रॉस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा जब उसका हॉट रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है। तो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं, आपको जो भी चीज़ न्यूमेरिकल में गिवन है पहले वो चीज़ आपको लिखनी है। क्या दे रखा है 1 किलोवाट, और किलोवाट क्या होता है, पावर, है ना। तो P इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 किलोवाट, ओके। उसके बाद आपको दे रखा है रेजिस्टेंस R कितना है, व्हेन हॉट इज 40 ओम। तो अब आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है ना। तो वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, पावर का फॉर्मूला बताइए जिसमें आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस आता है, तो कौन सा होता है वो, V²/R, बताया था। सारे फॉर्मूलेस किस प्रकार से डिराइव करे हैं सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए आप लोग जो है उन वीडियोस को ज़रूर देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले, तब आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो V²/R, तो यहाँ से हमें वोल्टेज निकालना, तो यहाँ से वोल्टेज V² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा PR, तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √PR। तो फॉर्मूले में P दे रखा है आपको कितना है, 1 किलोवाट, तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 1000 वाट में, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वाट हो जाएंगे 1000 वाट, और रेजिस्टेंस कितना है 40, ओके। तो यह आ जाएगा 40,000, सो √40,000 का मतलब कितना हो जाएगा 200, ओके, 200 ओम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज,
ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है अप्रॉक्सीमेट 1000 ओम या 1 किलो ओम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड बाय। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, जो आपका लैंप होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। येलो कलर का जो आपने बल्ब देखा है उसके अंदर, ठीक है, टंगस्टन का उसका क्या होता है? फिलामेंट बना होता है। बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का काफ़ी हाई होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, ठीक है। सो इसीलिए उसको जो है टंगस्टन यूज़ किया जाता है फिलामेंट के रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या लिखा हुआ है? द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट इज। कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा जब वो गर्म हो जाता है ना, काफ़ी देर अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बिकॉज उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हॉट रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका बढ़ जाता है, ठीक है। देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस। कोल्ड रेजिस्टेंस कब रहता है उसका? जब बिना ऑपरेटिंग कंडीशन में कैसे रहेगा वो? कोल्ड रहेगा। जब आप उसको ऑपरेट करोगे 1 घंटे तक तो बल्ब क्या हो जाता है? काफ़ी हॉट हो जाता है। बिकॉज क्यों होता है ऐसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि बल्ब के अंदर जो टंगस्टन लगा हुआ है वो है आपका चालक, है ना। चालक पदार्थों का क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I²R हीटिंग भी उसमें बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, वोल्टेज जब कंटिन्यूस 1 घंटे तक आपने वोल्टेज पे लगा रखा है तो उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस उसमें जो है I²R की वजह से हीटिंग बढ़ेगी, है ना। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हॉट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, कोल्ड रेजिस्टेंस की कंपेरिजन में। बिकॉज ऑफ जो उसका अंदर फिलामेंट है वो क्या है आपका? एज एक कंडक्टर है, और कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर में जो है वो तापमान बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंडक्टेंस एंड द वोल्टेज V अक्रॉस इट। क्या कह रहा हूँ? एक रजिस्टर में जो पावर डिसिपेट होती है, मान लीजिए P पावर आपकी डिसिपेट होती है, तो आपको किसके टर्म्स में बताना है? कंडक्टेंस के टर्म्स में बताना है और वोल्टेज के टर्म्स में बताना है। पावर का फॉर्मूला आप क्या होता है? सिंपल से मैं बात करूँ तो V²/R ये होता है। अब बात हो रही है कंडक्टेंस की, तो मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? कंडक्टेंस कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ? P = V² × 1/R, है ना। अब ये 1/R रेसिप्रोकल दिखा रहा है ना, तो वो कंडक्टेंस क्या होता है? चालकत्व बताया था। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको लेक्चर में, आप वहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 1/R है ना, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये V² × 1/R का मतलब, इस 1/R को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं क्या है? कंडक्टेंस। तो किसको, और कंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं? G से। तो P = क्या हो जाएगा? V² G। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर A, V² G। किसके टर्म्स में है ये फॉर्मूला? कंडक्टेंस और वोल्टेज के टर्म्स में। और रेजिस्टेंस के टर्म्स में क्या होता है? V²/R। बस ये 1/R को हमने क्या लिख दिया? G लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1/10 का मतलब कितना होता है? 12 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क 2000 वाट 200 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज। जो एक आपके पास हीटर है, उसकी जो नेम प्लेट होती है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन प्लेट होती है, उस पर लिखा हुआ मार्क किया हुआ है 2000 वाट 200 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है? उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है आपको? पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रखा है? न्यूमेरिकल में गिवन है 2000 वाट, यानी कि पावर और वोल्टेज आपको दिया हुआ है। क्या क्या गिवन है आपको? पावर गिवन है, कितनी है? 2000 वाट। वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट। आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना। तो ऐसा फॉर्मूला जो इन तीनों को रिलेट करता है कौन सा होता है? पावर = V²/R। हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो R = क्या हो जाएगा? V²/P। V² का मतलब 200 का स्क्वायर, वोल्टेज V है ना, 200 है, 200 × 200। और पावर कितनी है? 2000 वाट। 2000 वाट ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 20 ओम। कितना आएगा? 20 ओम। तो ऑप्शन नंबर B है ना। काफ़ी इजी चीज़ें हैं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है ना। फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 20 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन इज, क्या कह रहा है, तापमान बढ़ाने के साथ कार्बन का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं आता है, कांस्टेंट ही बना रहता है। देखिए कार्बन क्या है आपका, कार्बन आपका सेमीकंडक्टर उसमें आता है, ठीक है। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक, है ना। तीन प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कार्बन जो आपका आता है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। कंडक्टर का मैंने अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के इसमें ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नीचे आएगा, यानी कि कम होगा। मतलब कैसा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब यदि मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ, आपके घरों में, सबके घरों में इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसका एलिमेंट किसका बना होता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो बना होता है नाइक्रोम का, क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और तापमान बढ़ोतरी होने के साथ साथ उसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, वेरिएशंस नहीं होते हैं, इसलिए हम नाइक्रोम को यूज़ करते हैं। यानी कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करता, इसलिए नाइक्रोम को यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि उतना हीट उसको जो कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट देती है। क्यों देती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका, इन एन आयरन टेक्स 5 एम्पियर टू 250 वोल्ट, इट्स पावर रेटिंग इज, क्या निकालना आपको क्या चीज़ दे रखी है, आपको करंट दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है, आपको पावर निकालना। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। सो वोल्टेज है 250 और करंट है 5 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा ये 1250 वाट, 1250 वाट। बट यहाँ पर आंसर आपकी किलो वाट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाट को किलो वाट से मैं बदलने के लिए आप 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि किलो का मतलब 1000 से होता है ना। तो आप वाट से किलो वाट बनाना, तो कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.25 किलो वाट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज, मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अच्छे से लेक्चर आप देख सकते हो वाला। ओम्स लॉ का अलग सा लेक्चर है, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मैंने कर्व बताया था, वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा कर्व आता है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो कर्व कैसा आता है, यूँ आता है। यानी कि वोल्टेज भी बढ़ता है तो उसी अनुपात में करंट भी बढ़ता है, और वोल्टेज और करंट का क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट आता है। यही तो ओम्स लॉ होता है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑलवेज कांस्टेंट। वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, लेकिन हम अगर V/I निकालें तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, बताया था। तो ये कर्व क्या होता है, वही चीज़ है। इस कर्व को कैसा कर्व बोलते हैं, लीनियर कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर कर्व। लीनियर कर्व का मतलब, अगर जहाँ पे भी आपको दो क्वांटिटीज़ के बीच इस प्रकार का कर्व देखने को मिलता है, इसका मतलब आप समझिए कि वो लीनियर कर्व है। इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसी हिसाब से या उसी अनुपात में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, सेम टू सेम, ठीक है। और ओम्स लॉ वाला आप लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें बताई हुई है। तो कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर।